साथियों आज 5 मार्च 2024 और 5 मार्च को एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसका पहली शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। आज की इस क्लास में आज पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, डेली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आज भी 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जिनका पेपर अभी बाकी है वो तो एनालिसिस जरूर देखिए। और जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट आपको करवा रहा हूं ना, उन्हीं से सारा क्वेश्चन आया है। अगर आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट देखा है तो आज का ये एनालिसिस देखिए, सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका पेपर अब किस शिफ्ट में है और कब है। तो देखो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि अंबुबाची मेला कहां पर लगता है। मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड सेट में कि ये क्वेश्चन आएगा, देखो पूछ भी लिया है। तो अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है तो साथियों ये असम में लगता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता, असम हो जाता। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था संविधान के अनुच्छेद 39 का ए किसका वर्णन है या अनुच्छेद 39 ए का संबंध किससे है। तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए का संबंध है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से। बात करें आर्टिकल 39 का ए के, तो देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और याद रखना इसका संबंध है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से। मैंने ये सारा टॉपिक आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 में करवा दिया है। आप लोग वहां से अगर देखकर जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला एक क्वेश्चन था संगम साहित्य का केंद्र कहां था। तो साथियों देखिए, संगम साहित्य का केंद्र कहां था तो भाई मदुरै में। उस समय मुदेर कहा जाता था, जिसको वर्तमान में भी हम मदुरै के नाम से जानते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो मदुरै, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया है तो बिल्कुल 100% सही हो गया है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मैंने बताया था, तीनों बताया था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इसके अलावा आत्मीय सभा, प्रार्थना समाज की, तीनों में से कोई आएगा आज। और देखो आगे है, तो भाई आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, है ना। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यही अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो याद रखना 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, तो अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना तो आसानी से बता सकते हो राजा राम मोहन राय, और कब तो 1828 में। चलिए आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति। मैंने ये टॉपिक भी करा दिया है 2.0 में। और देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भाई क्या आंसर हो जाता है इसका, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1960 के दशक में। एक्चुअल में देखिए तो 1965 से 68 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी, जिसमें सबसे अधिक जो है ना प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, आगे आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना गेहूं और चावल पर। ठीक है, गेहूं और चावल। और पूरे विश्व स्तर पर अगर पूछे कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो नॉर्मन बेनेलॉग, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि क्रिकेट में बॉल, मान लेते हैं क्रिकेट बॉलर कोई बॉल करता है, ठीक है, और वो वाइड बॉल नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है वाइड बॉल नहीं है लेकिन बैट को छुए बिना वो कीपर के पीछे से बाउंड्री तक पहुंच जाता है। यानी बाउंड्री का जो लाइन होता है, यहाँ कीपर होता है या बैट्समैन होता है, इधर से बॉल क्लियर किया जाता है और बॉल बैट में बैट्समैन यानी बिना बैट को छुए हुए कीपर को बीट करते हुए अगर बाउंड्री लाइन को छू ले तो उस रन को क्या कहते हैं तो उसको लेग बाय बोलते हैं। तो लेग बाय रन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, कथन निष्कर्ष टाइप से ये क्वेश्चन था, जिसमें से दो ऑप्शन थे। एक तो था सुशील कुमार और एक था शेफाली वर्मा। दोनों में से कोई एक गलत था, आपको कौन सा सही है ये चुनना था। तो मुझे क्या गलत लिखा हुआ था ये तो नहीं मिल पाया था, लेकिन दोनों नाम मिल गए थे। एक था सुशील कुमार, तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है, तो अगर ये कुश्ती लिखा हुआ था ये जोड़ा तो यही आपका आंसर हो जाता। और अगर ये शेफाली वर्मा, जैसे कि देखो शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है, तो अगर ये सही था, क्रिकेट लिखा हुआ था शेफाली वर्मा का, तो यही आपका आंसर हो जाता। मैंने यहाँ पर दोनों सही लिख दिया है, दोनों में से एक कोई गलत लिखा हुआ था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सही जोड़ा इनमें से कौन सा दिया हुआ था। हालांकि दो ऑप्शन थे और दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन था आपसे, देखिएगा एक मेजर ध्यानचंद से संबंधित कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन शायद ऐसा था कि 29 अगस्त को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर मेजर ध्यानचंद हो जाता। और अगर आपसे पूछा था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है तो हॉकी हो जाता। वैसे याद रखना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद कप, अगर आपसे पूछा था कि मेजर ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है तो भाई हॉकी से, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखिए,
आगे साथियों एक क्वेश्चन था, शकूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद शकूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अगर आपसे पूछा था तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल सारंगी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया है। आगे साथियों एक क्वेश्चन ये था कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1980 से 85। 1980 में ये शुरू हुई थी, 1985 तक चली थी। और आगे अगर आपसे पूछे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का क्या महत्व था, क्या उद्देश्य था, तो देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी। कब? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में डीजीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो भाई वर्तमान में डीजीसीए के अध्यक्ष कौन है? विक्रम देवदत्त जी है। तो विक्रम देवदत्त, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा साथियों। तो विक्रम देवदत्त इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। जनगणना से आपसे ये पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम हो जाता। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। और अगर आपसे पूछा था सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाता। सबसे कम साक्षर राज्य आपका बिहार है। सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था कि वह तत्व कौन सा है जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में नहीं है? अब ये क्वेश्चन आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, हालांकि इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को भी ऑप्शन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन सही से बच्चे बता नहीं पाए थे, लेकिन जितना बताए थे टूटा फूटा उसके अनुसार बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ये था कि कर्नाटक के वह मंत्री कौन थे? ठीक है, वह मुख्यमंत्री कौन थे जो भारत के वित्त मंत्री भी थे? भाई कर्नाटक के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो भारत के वित्त मंत्री भी थे? तो इसका करेक्ट आंसर एस.एम. कृष्णा हो जाता, जो साथियों 1999 से लेकर 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और देखिए ये जो है ना साथियों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी थे 1984 से 85 तक। और एक चीज याद रखना, ये 2014 तक जो है ना साथियों 2014 तक ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, याद रखना, विदेश मंत्री भी थे कांग्रेस के समय में। ठीक है, कौन? तो भाई एम.एस. कृष्णा, याद रखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बजट से संबंधित दो प्रश्न पूछा है साथियों, और दोनों में से दोनों बच्चे बता नहीं पाए। बस बताए कि बजट से दो क्वेश्चन था। एक कोई राजकोषीय घाटा कब समाप्त किया गया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि अच्छे से बता नहीं पाए। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसमें आंख और हाथ की कला होती है? अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, क्योंकि वह शास्त्रीय नृत्य जिसमें आंख और हाथ की कला होती है वो तो आपका कथक भी है। ठीक है, एक आपका कथकली भी है। कथकली में भी होता है और भारतनाट्यम में भी होता है। तो भाई इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन जरूर दिया होगा। तो क्या ऑप्शन था ये तो मुझे मिल नहीं पाया था। अगर कथकली ऑप्शन था तो वो करेक्ट होता, भारतनाट्यम ऑप्शन था तो भारतनाट्यम होता, कथक अगर ऑप्शन में था तो कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। तो अध्यक्ष के अलावा आपसे पूछा था तो अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं साथियों। हिंदी में एक दुर्जन का आपसे विलोम शब्द पूछा था कि दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए दुर्जन का विलोम शब्द तो सज्जन होता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों सज्जन हो जाता। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना सभी साथी। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में पंचवर्षीय योजना, जनगणना, हरित क्रांति, खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक है सारा करा दिया है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना, स्टैटिक जीके का 500 क्वेश्चन का मैराथन, बहुत कुछ मैंने कराया है, वहां से देखकर जाते हो तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन था आपका सभी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अब ये क्वेश्चन तो आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया था, इसीलिए सभी के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि सभ्य तो होता ही है, साधु होता है, सज्जन होता है, भद्र होता है, शिष्ट होता है, कुलीन होता है। अब इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था मुट्ठी गर्म होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ होता है रिश्वत देना या घूस देना। अब इसके अनुसार दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा, रिश्वत देना, घूस देना, ये करेक्ट होता। बाकी देखिए तत्सम तद्भव से आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे। भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा भी आप लोग पढ़कर जाना साथियों। भाववाचक संज्ञा से 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न।
वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य शुद्धि से 3 प्रश्न थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा आपसे देखिए गद्यांश तो 5 नंबर का पूछ ही रहा है, वो तो गद्यांश तो आपका ही रहा है रिक्त स्थान वाला। इसके अलावा बात करें अगर हम हिंदी की तो हिंदी में यहाँ पर्यायवाची 2 पूछा जा रहा है, विलोम शब्द 2 पूछा जा रहा है और मुहावरे 2 पूछा जा रहा है। बस हिंदी में इतना ही पूछा जा रहा है। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल हलवा है, हलवा जिसको बोलते हैं ना, हलवा जाओगे प्लेट में बना के बस परोस के खाना है। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल, आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आपको करवाया है, चैनल में पढ़कर जाना। साथियों आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में बता देना, क्लास को एक लाइक कर देना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है फर्स्ट शिफ्ट के आज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।